नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात आज हो रही है उपचुनाव में हिंदुत्व वर्सेस पीडीए पर। जी हाँ, क्योंकि यूपी मांगे उत्तर में आज बड़ा यही मुद्दा है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है। सपा और बीजेपी दोनों खेमे में तैयारियां चल रही हैं और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी खेमा पीडीए फॉर्मूले को फिर से चुनावी मैदान में उतारने जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है। ऐसे में सवाल है कि 2024 के चुनाव में जो पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया था, क्या उपचुनाव में भी चाल पाएगा ये? और सवाल ये भी है, क्या पीडीए की काट के लिए बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर दे रही है? तो बहुत सारे सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जान लीजिए पहले ये रिपोर्ट। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। विपक्ष भी ये बयान बार बार देते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। इस बात को मायावती जी भी बोल चुकी हैं, अखिलेश जी भी बोल चुके हैं, राहुल जी भी, सब लोग बोलते हैं कि तो लोकतंत्र है, सिस्टम है। अब वो डायरेक्ट कैसे कह दें कि हम लोग हार जाएंगे? मिलकर लड़ेंगे, 10 की 10 जीतेंगे, 10 भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। श्री अखिलेश यादव जी पीडीए का नाम लेकर केवल वोट बटोरने का काम करते हैं। हिस्सेदारी का सवाल जहां तक आता है, सम्मान का जहां तक सवाल आता है, तो फिर समाजवादी पार्टी परिवार की परिधि में रहकर ये फैसला करती है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में पीडीए का कोई फार्मूला कामयाब नहीं होगा। एक एक मतदाता पूरी तरह से उम्मीद में बैठा हुआ है कि कब हमें मौका मिले बटन दबाने का और हम समाजवादी पार्टी को साइकिल पे बटन दबाकर इतने वोटों से जिता दें। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 9 विधानसभाओं का उपचुनाव आज घोषित हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिलेगा। 9 में से 9 सीटें जीतने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे चुनाव में इंडिया अलायंस जीत करके आएगा। साथ ही साथ 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारेगी और ज़बरदस्त हारेगी, इसलिए वहाँ का चुनाव रोक रखा है। तो चलिए अब आपको बता दें, कुछ हम आंकड़े दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे न आने के बाद बीजेपी ने फिर से हिंदुत्व के मोड़ को ऑन कर दिया है। यह अब समझिए ग्राफिक्स के जरिए हार्डकोर हिंदुत्व की ओर लौट रही है बीजेपी अब, क्योंकि सीधा बड़े बड़े भाषण देंगे, बड़े नेताओं के भाषण में हिंदुत्व पर जोर दिया जा रहा है। योगी तो खुलकर बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान। हरियाणा चुनाव में भी ये हिट रहा था। सीएम ने बांग्लादेशी हिंदू पर अत्याचार का कई बार जिक्र किया। योगी खुलकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए यूपी हमेशा हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है, तो ये बड़ा उपचुनाव है। तो इस पर आपको बता दें, अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने चली है। आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है, आपको बता दें, आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है, हिंदुत्व वर्सेस पीडीए के बीच उपचुनाव। ये हमारा पहला सवाल है, हिंदुत्व वर्सेस पीडीए के बीच उपचुनाव। जो बाकी मुद्दे क्या वो गौन हो जाएंगे, हिंदुत्व वर्सेस पीडीए का चलेगा। उपचुनाव में पीडीए पास या फेल होगा, पीडीए रिटर्न, बीजेपी को कितनी टेंशन, क्योंकि पीडीए के तहत ही सीटें बांटी गई हैं। कमल खिलेगा, ये पीडीए फॉर्मूला चलेगा। ये महत्वपूर्ण 4 सवाल हमारे इसके इर्द गिर्द ही हमारी चर्चा होगी और सीधा अब चर्चा के लिए हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार हिंदुत्व का एजेंडा भारी रहेगा या पीडीए फॉर्मूला हावी रहेगा। तो आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, आप उन मेहमानों का परिचय करा देते हैं। आनंद दुबे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुबे साहब बहुत बहुत स्वागत है। तमजीद अहमद है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अहमद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश यादव रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। शैलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमवीर सिंह रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहला सवाल आनंद दुबे जी आपसे,
क्या सर बटेंगे तो कटेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा क्या इस उपचुनाव में, यानी हिंदुत्व का एजेंडा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने दोनों कार्यकाल में और केंद्र की सरकार ने जो कार्य किए उनको लेकर हम हर चुनाव में गए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने फिर हम इन्हीं बातों को लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और हम उपचुनाव में सभी सीटों को नहीं। दुबे साहब क्या मुद्दा, बटेंगे तो कटेंगे, यही हिंदुत्व का मुद्दा? नहीं, देखिए, हिंदुत्व हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं। हिंदुत्व की बात, इसकी सभ्यता संस्कृति की बात सनातन की भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बात कही तो क्या बांग्लादेश को लेकर आप नहीं देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या स्थितियां रही? और सबसे बड़ा तो आप जान लीजिए कि बांग्लादेश के मुद्दे पर तो जो ये इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनके मुंह तक सिल गए थे। छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले बांग्लादेश के मुद्दे पर खामोश हो गए। लेकिन अब तो देखिए, एक बड़ी बात ये है, नहीं दुबे साहब अखिलेश यादव तो ये भी इशारा कर रहे हैं ना, जो बहराइच में हिंसा हुई वो कहीं ना कहीं एक कहीं साजिश के तार वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कहीं ना कहीं ये चुनावी एजेंडा है ये। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी कुछ भी कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी तो ये भी कह रहे थे कि अयोध्या में जो उनकी पार्टी का नेता था जिसने दलित के साथ गैंगरेप किया, उसको भी चिट दे रहे थे। उनके नवाब सिंह यादव जो कन्नौज में पकड़े गए उनके लिए भी कह रहे थे। उनके विधायक नौकरानी की हत्या में जो आत्महत्या में जो आरोपी है उनके लिए भी कह रहे थे। और इनके लोग तो तस्करी में पकड़े जा रहे हैं वहां पे कुशीनगर में। तो अखिलेश यादव जी क्या बोलेंगे? इनके पार्टी को तो कुछ सीटें क्या मिल गई उत्तर प्रदेश में, इनके नेताओं के चरित्र खुल के सामने आने लगे। और आखिरी बात ये, ठीक है, मैं शैलेश जी सुन लीजिए, ये जो पीडीए की बात कर रहे हैं ना, ये पीडीए की बात नहीं है, ये अपने पीढ़ियों के बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यही सवाल मेरा शैलेश यादव जी आपसे है। देखिए, इशारा कर दिया, परिवार में दिया गया है। ठीक है, मैं आनंद जी यही सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ, यही सवाल लेना चाह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। शैलेश जी वो कह रहे हैं परिवारवाद, वो कह रहे हैं कोई पीडीए नहीं है, पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं आप लोग। और अगर समाजवादी पार्टी की बात आती है तो पीडीए कहां है सर? जब यादव का नाम आता है तो आप खड़े हो जाते हैं और मुस्लिम का आता है तो आप खड़े हो जाते हैं, बाकी कौम के लिए आप खड़े नहीं होते हैं। तो ये पीडीए कहां है? क्योंकि आप देखिए 6 सीट दी, 5 परिवार का, लिस्ट बताने की जरूरत तो नहीं है ना शैलेश यादव जी आपको? भाई शैलेश जी की आवाज उठाइएगा। जी शैलेश जी रखिए बात। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आज की जो चर्चा आपने रखी है ये किन मुद्दों पे रखी है? जो मुद्दे हम लोगों के पास हैं या जो हमें बताए गए हैं कि आप उपचुनाव पे आज चर्चा की, उसमें वीडियो नहीं आ रही है, मेरी वीडियो आ रही है? नहीं, हम दिख रहे हैं सर, आपको लाखों लोग देख रहा है यूपी का। अच्छा, वीडियो नहीं आ रही ना, मैं इसलिए पूछ रहा था। नहीं हाँ। मैं पीडीए पे भी आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जो अभी चुनाव आयोग की कल जो बैठ नोटिफिकेशन 13 तारीख को जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, मैं सबसे पहले उससे बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आज की जो चर्चा थी वो इसी बात को लेकर के थी कि जो उपचुनाव होने हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यादव साहब आप रखिए, आपकी आवाज मिल रही है और आप दिख रहे हैं। जी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज की जो चर्चा थी, मैं अपनी बात केवल उन्हीं मुद्दों पे रखूंगा, पीडीए पे भी मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि उन्होंने भाजपा के परोक्ष ने पूछा है तो मैं अपनी बात रखूंगा अपनी पार्टी की तरफ से। पीडीए की बात आप कर रहे हो, मैं इसी चुनाव में जो अभी कल जो नोटिफिकेशन आई है उपचुनाव की उत्तर प्रदेश की, उसमें कहा गया है 9 सीटों पे जो उपचुनाव है उसमें से हमारी जो पहले से ही हमने प्रत्याशी उतार दिए हैं, कटेरी से शोभावती वर्मा दी है, ये पीडीए के नहीं है क्या? मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। अरे सर पीडीए के तो हैं, पीडीए के तो हैं, लेकिन परिवार के ही है ना।
किस परिवार के हैं? सर वो लालजी वर्मा की पत्नी है भाई। नहीं, वो सांसद भी वही, विधायक भी वही, ब्लॉक प्रमुख भी वही, पंचायत सेक्रेटरी भी वही, सब चीज वही बनाएंगे क्या? ये परिवारवाद भाजपा के कहने से नहीं होगा, जो इसी में डूबी हुई है। मैं आपको परिवारवाद पे भाजपा को बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश से लेकर आनंद जी आऊंगा आपके पास भी। उत्तर प्रदेश तक लगातार ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर भाजपा के लोग परिवारवाद करते हैं और अपने गिरबान में झांकने में इनको बहुत कष्ट होता होगा। ये अपना परिवारवाद तो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि चूंकि काम तो है नहीं, तो बस नहीं शैलेश जी वो इसलिए मत देखिए, पीडीए और परिवारवाद में देखिए फर्क है ना। ठीक है, आपने पीडीए के फॉर्मूले के तहत सीटें बांटी, कटेरी से आपने शोभावती वर्मा को दिया जो लालजी वर्मा की पत्नी है। अब देखिए करल सीट अखिलेश यादव की फैमिली से उनके तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, सीसामऊ से पूर्व एमएलए इरफान सोलंकी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, उधर आप आइए मिल्कीपुर सीट से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं आप। और अब अगर दूसरी जगह जाते हैं मजबा में, वहां भी आपने एक सपा की नेता की बेटी को टिकट दिया। तो ये परिवारवाद है या फॉर्मूला, ये पूछा जा रहा है ना सर आपसे। ये देखिए, भाजपा जब हारने लगती है तो परिवारवाद पे ही सबसे पहले आती है। उनको लगता है कि ये अगर लड़ेंगे तो हम 100% हार जाएंगे। ठीक है, अभी इनको लगता है कि कोई दूसरा प्रत्याशी उतर जाए और हमें आसानी हो जाए, ये लोग यही चाहते हैं। दुबे साहब आप डरते हैं और भागते हैं। जल्दी से बात करिए, बाकी और मेहमानों को जोड़ना मुझे। परिवार वालों को ठीक है, शैलेश जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, शैलेश यादव जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो। जी दुबे साहब। भाई दुबे साहब की ऑडियो उठाइए ना आप। दुबे साहब आपने म्यूट कर लिया, एक बार अनम्यूट करिएगा। आवाज आ रही है? हाँ जी अब रखिए। वीडियो नहीं आ रही आपकी किसी की? जी। आज 6 में से 5 परिवार में चले गए, 6 सीट के टिकट समाजवादी पार्टी ने बांटे, 6 में से 5 परिवार को देखिए। अब ये कह रहे सवाल हम उठा रहे हैं, गजब है भैया। कहते हैं मुझसे इसका अफसाना चाहिए, रुसवाई वो करे, हमें शर्माना चाहिए। आप करें और आप हमसे कह रहे हैं हम सवाल भी ना पूछे। अरे भैया, पीडीए नाम पे आप पीढ़ियों को बना रहे हैं और आप कह रहे हैं हम सवाल ना पूछे। और आखिरी बात एक कह दूं, देखिए हमने तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। शैलेश यादव आपके डिबेट में कह सकते हैं क्या कि ये भविष्य में कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इनको मुख्यमंत्री बना देगी या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? है हिम्मत तो कह के दिखा दे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं हूँ, पार्टी ही तय करती है पार्टी किसको क्या बनाना है। हमारे आपके कहने से मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, आप प्रधानमंत्री बन जाओ, ये डिबेट नहीं है ना। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। तमजीद अहमद साहब, ये चुनाव है, आपको लग रहा है कि जो लोकल इश्यूज है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, लोकल मुद्दों पर बात होगी, लेकिन आपको लग रहा है कि ये हिंदुत्व और पीडीए के इर्द गिर्द होगा ये चुनाव? नमस्कार जी। ये चुनाव पूरी तरीके से मुद्दों पे चुनाव होगा। ये चुनाव होगा संविधान बचाने के नाम पे चुनाव होगा। ये संविधान इस वजह से भी होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमको इतनी सीटें दीजिए, हम संविधान की हत्या तो अहमद साहब, ये फॉर्मूला चल जाएगा क्या लोकसभा की तरह इस बार भी? मैं बता रहा हूँ ना, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार घोषित रूप से भी और अघोषित रूप से भी संविधान की हत्या करना चाह रही है, इसी की तो पूरी लड़ाई है। और उसी पे बहस ना हम आप कर सके, उसी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। आज आपने अगर देखा होगा, दूसरा एक चीज और बता देता हूँ पहलू, अगर आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट समझिए। दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है, उसने किस तरह के अभद्र टिप्पणी एक महिला नेता, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के खिलाफ की। ये है संघ की सोच, ये है शाखा की सोच, ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच जो दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा हुआ। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सामंतवाद को आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खुद का पिछड़ा विधायक अभी जिस तरीके से उसको पीटा गया वहां पे, अभी तक जिसने पीटा उसके घर पे ना तो पुलिस पहुंची ना बुलडोजर पहुंचा है। आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों को दबाओ, यही नीति है और कोई भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह का मामला रहा हो या जो इनका विधायक है जिसको पीटा गया, शरेआम पीटा गया, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, लेकिन पीटने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की यह सोच है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, देश का पिछड़ा, शोषित, वंचित किसान, दलित, वंचित जितने भी अल्पसंख्यक भाई सब जाग चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।
आने वाला चुनाव का नतीजा 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी। दुबे साहब यहाँ भी देखिए संविधान बचाने की लड़ाई है, कांग्रेस कह रही है संविधान बचाने की लड़ाई का मुद्दा रहेगा। आप जी से पूछ लीजिएगा, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड जल्दी से। मैं सब मिल्कीपुर का चुनाव ही कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अयोध्या की हार पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनके अवसान का कारण बना हुआ है और इसी वजह से मिल्कीपुर में चुनाव ठीक है। दुबे जवाब दीजिए आप। देखिए, मुझे लग रहा है कि संविधान बचाने के लिए वायनाड गई है प्रियंका गांधी। इनके यहाँ परिवार को अगर बढ़ाते रहिए तभी ये मानते हैं कि संविधान की रक्षा हो रही है। दरअसल दिक्कत यह है कि इनके परिवार का अस्तित्व खतरे में आ गया है, इसलिए इनको संविधान खतरे में दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, संविधान की बात करके हरियाणा गए थे, जनता ने बता दिया कि झूठ बोलने का क्या कारण होता है और झूठ बोलने की सजा क्या होती है। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि खड़गे साहब के परिवार में जमीन बांट दी जा रही है, वो क्या संविधान बचा रहे हैं, या सिद्धारमैया के परिवार में जमीन बांट दी जा रही है वो संविधान बचा रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई, तनख्वाह नहीं दे पा रही है, वो वहां संविधान बचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हकीकत जनता के सामने खुलकर आ चुकी है, पहले भी आ गई थी, अब भी आ गई है। और आपको मैं यकीन दिला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सभी उपचुनाव की सीटें इंडी गठबंधन हारेगा, महाराष्ट्र में और झारखंड में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लीजिए सर, अहमद साहब, सुपड़ा साफ होगा। और देखिए हरियाणा में तो कह रहे हैं, हरियाणा में तो सबसे बड़ी बात थी सर, लहर थी, वहां संविधान बचाओ का आपका फॉर्मूला नहीं चला ना। 11% वोट हमको ज्यादा मिला, इनकी बेईमानी के बाद 11% वोट वहां पे ज्यादा मिला। जम्मू कश्मीर में एक बात समझिए, जम्मू कश्मीर का ऐसा राज्य है जिसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है। क्या हाल रहा संविधान के रास्ते वहां की जनता। सर आपसे ज्यादा ही लेकर आए ना सर, 29 सीटें लेके आए, आप 6 लेके आए सर। अभी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, परिवारवाद या किसी के बेटा भी अगर चुनाव लड़ रहा है तो जनता उसको चुन के भेज रही है। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट किस परिवारवाद से बन गया भाई? जिसने आज तक एक बॉल नहीं पकड़ी हो, जिसने एक बैट नहीं पकड़ा हो, उसका बेटा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन जाए, इससे बड़ी परिवारवाद की क्या प्रकाशा हो सकती है? चलिए मैं आ रहा हूं, मैं लौटूंगा। मैं परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी एक कमेंट ले लूं। परमवीर सिंह जी, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव देखा जाता है अमूमन, खासकर अब तो एक ट्रेंड सेट हो गया है, जो भी चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा, चलिए लोकसभा का तो राष्ट्र मुद्दों पर, लेकिन विधानसभा का भी कहीं ना कहीं लोकल इश्यूज पर ना होकर बड़े मुद्दों पर आ जाता है, वो नेशनल मुद्दों पर आ जाता है। ये आपको लग रहा है कि जो विपक्ष ले वो पीडीए फॉर्मूला लेकर चलेगा, संविधान बचाओ का फॉर्मूला लेकर आएगा और बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी, या कुछ और मुद्दा रहेगा इस चुनाव में हावी? जेपी जी, देखिए, जो लोकल चुनाव होता है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर ही ज्यादा होता है, लेकिन अगर लोकल चुनाव भी आ जाए, क्या नाम है, हिंदुत्व के मुद्दे पर या पीडीए के मुद्दे पर, तो मुझे लगता है हिंदुत्व का मुद्दा भारी पड़ेगा। उसके पीछे कारण है, देखिए, क्रिकेट मैच की तरह ही चुनाव होता है। अभी हुआ क्या था कि जब ये लहर चली थी एकदम से पीडीए, तो लोगों को पता नहीं था ये क्या है। वास्तव में अगर आप विश्लेषण करेंगे तो पीडीए एक थ्योरी है। पीडीए माने कि आपको टिकट बांटना है, केवल टिकट बांटना है, समाज का करना कुछ नहीं है, टिकट बांटना है नॉन यादव, क्योंकि यादव का कोटा सैफई परिवार पूरा करेगा, और नॉन जाटव दलित का कोटा पूरा पड़ेगा। अब ए जो है ये फ्लेक्सिबल है, इस ए में आप अगड़ी आबादी कीजिए, आदिवासी कहिए, अल्पसंख्यक कहिए, जैसा आपको फिट करे वैसा कीजिए उसमें। तो ये फॉर्मूले की अब जो इसकी कलाई या भेद या इसका रहस्य जो भी होता है फॉर्मूला, अब पब्लिक डोमेन में है ये। तो इसके लिए दूसरे पक्ष से भी अब बॉलिंग की अगर आपने रुख बदली है तो बैट्समैन भी तो अपना रुख बदलेगा ना। अब रही कॉन्स्टिट्यूशन की बात, इंडिया गठबंधन का घटक दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव में बड़ी अच्छी प्रदर्शन किया, जम्मू कश्मीर में सत्ता में आ गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनका मैनिफेस्टो है कि 370 को वो कभी ना कभी, जब कभी भी उनका मौका लगेगा वो हटाएंगे। तो 370 हटाने के बाद जो एसटी की कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला है, यानी कि वो उसको हटा देंगे। अब ऐसे में तो इंडिया गठबंधन कहां कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा है? इसी मुद्दे को धार देकर चुनाव लड़ा गया था कि आरक्षण खतरे में है। आपका घटक दल कह रहा है, जम्मू कश्मीर में लिख कर कह रहा है, पब्लिक डोमेन में कह रहा है कि हम 370 हटाएंगे और इसके आपसे कॉन्स्टिट्यूशन हटाएंगे, तो ये बात खत्म हो गई। फिर आई जातीय जनगणना की बात से जो धार दी गई थी इस पॉलिटिक्स को, बिहार से भी पहले कर्नाटका में करा दी गई थी कांग्रेस शासनकाल में जातीय जनगणना। उसके बाद कितना समय बीत गया है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं उसके ऊपर। क्या हो रहा है फिर उसके ऊपर? तो ये मुद्दा परमवीर जी देखिए, एक टिकट वितरण का एक कास्ट फैक्टर बहुत मायने, और यही फायदा हुआ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में। अब ज्यादातर सीटों पर आप देखेंगे, ज्यादातर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर डिसाइडेड है, कुछ सीट ऐसी है जहां यादव वोटर डिसाइडेड है। तो सर ये पीडीए फॉर्मूला फिर तो इनके लिए, बीजेपी के लिए चैलेंज बनेगा ना सर? फिर
देखिए चैलेंज हर चुनाव में सबके लिए है। कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर ये सारे गठबंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर मैं यूपी और वैसे हर स्टेट का टेम्परोमेंट राजनीति का अलग होता है। हरियाणा के अंदर जितनी अहिरवाल बेल्ट थी वहां पर बीजेपी बहुत अच्छे से जीत कर आई है। बिल्कुल, सब यादव गए बीजेपी के साथ, सब यादव बीजेपी की तरफ गए। यही चीज मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन यूपी में आके समीकरण बदलते हैं। तो उस लिए पब्लिक में जाना पड़ेगा। देखिए पब्लिक को आप बहलाना फुसलाना कोई नेता नहीं सकता है, किसी पार्टी का कोई नेता बहला फुसला सकता है। आपको जमीन पे उनको काम देने होंगे। काम माने कि जो उनके छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, सड़क पानी बिजली व्यवस्था ठीक कीजिए, तो पब्लिक आपके पीछे लगती है इस चीज में। और तो ये काम जो करेगा जनता सलाखों पर बैठाती है उसको। और सबसे बड़ी बात सुशासन, माने कि अगर मेरे घर के बाहर से कोई जुलूस जा रहा है और मैं उनकी भावना से आहत हो जाता हूं, तो मेरा पत्थर मारने का अधिकार बिल्कुल नहीं बन जाता है। जब यही चीजों से त्रस्त होकर यूपी में बदलाव हुआ था, 2013 में बहुत बड़ा मुजफ्फरनगर में बवाल हो गया था, सब इन्हीं सब चीजों से हुआ था। तो जो एक ये बात माहौल फिर से वैसा बनना शुरू हुआ है, ये बहुत घातक होता है। और शैलेश यादव एक बड़ी बात है, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आपका जो भी फॉर्मूला हो, ए में आप क्या क्या जोड़ते हैं मुझे नहीं पता है। लेकिन शैलेश यादव जी ये बताइए ना, अगर किसी यादव का एनकाउंटर होता है तो आप बवाल मचा देते हैं, अगर किसी मुस्लिम अपराधी के घर पर बुलडोजर चलता है तो आप बवाल मचा देते हैं, और पीडीए बाकी जातियों की आपको कोई चिंता नहीं है, ना सवर्णों की, ना पिछड़ों की, ना दलितों की, उनका एनकाउंटर हो जाए, उनके घर गिरा दिए जाए, उन पर हमला हो जाए, उनके बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते। ये कहने की बातें नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको, केवल मैं यादव एनकाउंटर यादव का होता है, मुस्लिम का होता है, उस पर हम लोग विरोध करते हैं, ये बात सही नहीं है। हम लोग जो फर्जी इनकाउंटर है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश ने मॉडल दिया है फर्जी इनकाउंटर का, जो लगातार उस पे आपके चैनल पे, सभी चैनलों पे इस तरीके से दिखाया जाता है, किस तरीके से लोगों को उठा करके, किस तरीके के साथ उनके साथ बर्बरता के साथ उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको सबको हम लोग उठाते हैं। केवल यादव मुस्लिम की बात नहीं करते, ये विपक्ष का आरोप है, ये विपक्ष आरोप लगाते रहती है। नहीं, आरोप नहीं है शैलेश जी, ये एक तथ्य मैं बताता हूं। देखिए अभी रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, पीट कर हत्या कर दी गई हिंसा में, समाजवादी पार्टी ने कोई शब्द नहीं बोले उनके लिए, कोई परिवार से नहीं मिलने गया। क्यों नहीं गए भाई? आप ये सुनिए, आप वहां पे हालात देख रहे हैं, क्या हालात है। आप उत्तर प्रदेश के जो एसटीएफ के चीफ हैं, एडीजे हैं, उन हाथ में पिस्तौल ले करके पिस्टल, और किस तरीके से लोगों के ऊपर, और किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पर माहौल है, उसको देख करके आपको लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को इस तरीके से उसे बयानबाजी करनी चाहिए। इस समय जब जगह जगह पर कर्फ्यू के हालात हैं वहां पर, अभी किसी भी प्रकार की अगर बात आप करोगे तो उसको लेकर के ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, भाजपा के साथ यही दिक्कत है कि हम अगर कोई बात करना चाहते हैं, किसी की भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि जिसके साथ भी गलत हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस किसी के भी साथ, पीडीए परिवार के साथ कहीं पर भी जो भी उत्पीड़न हो रहा है उसके साथ समाजवादी आनंद दुबे जी, एक बड़ा सवाल ये है कि बटोगे तो कटोगे, इसी मुद्दे से क्या चुनाव जीतेंगे? आप पे तो मुद्दे बहुत सारे, अगर आप कहते हैं कि विकास किया तो विकास नहीं है क्या आपके पास मुद्दा? क्या आपके पास कानून व्यवस्था एक मुद्दा नहीं है? बटोगे कटोगे, हिंदुत्व का ही मुद्दा बचा है क्या बीजेपी पास? नहीं, देखिए हम तो उत्तर प्रदेश में जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता को यह बताते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी जो बातें करने वाले हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जब वो आए तो उनसे पूछिए भाई हमें का मकान भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले क्यों नहीं मिला, हमें शौचालय क्यों नहीं मिला, हमें आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं मिला, हमें फसलों के उचित मूल्य क्यों नहीं मिले, हमें जितनी भी योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मिली है, आपकी सरकार में क्यों नहीं मिली? ये तो पूछना पड़ेगा। अब मैं आता हूं कि अपराध की जो ये बात करते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी बार बार जो लॉ एंड ऑर्डर में जो अपराधी मारे जा रहे हैं पुलिस से मुठभेड़ में, उनके साथ खड़ा होकर अपराधियों को ये संदेश देना चाहती है कि हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ, और ये बार बार अपने प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं, इसी तरह इन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर पर बड़ी बड़ी बातें की। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिटायर्ड जजों की कमेटी ने उस जांच किया और उस उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दिया। माफी मांगे, सवाल उठाने के लिए माफी मांगे, क्या ये कहें कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? हकीकत यह है इस समाजवादी पार्टी को सिर्फ अपराधियों और आतंकवादियों पर भरोसा है। इसीलिए
जब कोई आतंकवादी लू लगने से करता है तो ये अपने ही पुलिस के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरवी देते हैं, याचिका दाखिल करते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट से सरकार करती है। ये अपराधियों के एनकाउंटर पर खड़े होकर मंडन करते हैं, उनको बेकसूर बताते हैं, उनको भटका हुआ नौजवान बताते हैं। ये समाजवादी पार्टी का मूल चित्र है, स्वभाव है। और ये उत्तर प्रदेश तमजीद अहमद जी, आप जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो योजना है गिनाने के लिए, पक्का मकान दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ये उनके राज में क्यों नहीं मिले पक्के मकान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिर इस मुद्दे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि चुनाव इस वजह से नहीं लड़ पाएगी कि सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी की दर कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर है, अगर सबसे ज्यादा पेपर लीक कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। किसानों को गन्ना का भुगतान की बात कर रहे थे, आज भी मैं देख रहा था सहारनपुर में किसान धरने पे बैठे हुए, गन्ना का भुगतान अभी तक सरकार नहीं कर पाई। जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ है, अभी इनकाउंटर की बात हो रही थी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं। बात यह है कि 70 से 80% अगर किसी का इनकाउंटर हुआ तो पिछड़े दलित और अकलियत के लोगों का इनकाउंटर हुआ, आपको पता ही है, ये डाटा आया हुआ पब्लिक डोमेन में। ये दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों से, दलितों से, अकलियतों से। अरे तमजीद अहमद जी, लेकिन आप तो हल्ला सिर्फ यादव के एनकाउंटर और मुस्लिम के एनकाउंटर पे हल्ला करते हैं ना सर, पीडीए पे तो कभी नहीं कहते आप। मैं कह रहा हूं कि पीडीए के आप जो कह रहे हैं पिछड़ा दलितों का एनकाउंटर हो, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, ना सपा बोलती है, आप हल्ला करते हैं कोई मुस्लिम आ जाए और कोई यादव का नाम आ जाए। नहीं, हर इनकाउंटर पे हम लोग बोल रहे हो, जब हमारी सत्ता में सरकार आएगी सबकी जांच कराएंगे। छोड़ दीजिए, हम एक कदम आगे जाके बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी सारी इनकाउंटर की हम जांच कराएंगे। इसी गफलत में ना रहे। एक बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से इस सरकार ने अपने खुद के विधायक योगेश वर्मा का बचाव नहीं कर पाई, उनको दबाव बनाना पड़ गया, 5 दिन बाद उसके खिलाफ जाके उसको निष्कासन कार्रवाई हुई। इस तरीके के जिस तरीके से इन्होंने सामाजिक असमानता फैला दी प्रदेश और देश के अंदर, ये चल पाएगा? जिस तरीके से पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को हक और अधिकार पे हमला कर रहे हैं, चल पाएगा? लेटरल एंट्री के थ्रू जिस तरीके से इन्होंने भर्ती की करीब 65-70, आप डाटा उठा के देख लीजिए, उसमें एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी उसमें नजर नहीं आएगा। 90% आबादी के लोगों के प्रतिनिधित्व खत्म कर देंगे। और अभी बात कर रहे थे कोई महान बहुत है, आरक्षण की बात कर रहे थे, नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी, नौकरियां खत्म कर, आरक्षण खत्म हो गया। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद माना है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, और लोगों को पूछिए तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं हिमाचल में, ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में इनकी सरकार थी, बेरोजगारी दर नंबर 1 रही, ये बात करेंगे। शिक्षक भर्ती घोटाला जो इन्होंने किया, आरक्षण पे जो हमला किया है, वो छुपा हुआ है किसी से? अहमद साहब, वो हिमाचल का पूछ रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने हिमाचल का पूछ रहे हैं कि सरकार का वहां तनख्वाह नहीं दे पा रही है। लाठियों से पीटते हैं किसान, जब अपने मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनको लाठियों से पीटते हैं। और ये मुद्दों पे बात करेंगे, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से दुबे जी यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, और यही वजह है कि मिल्कीपुर में चुनाव कराने की। ठीक है दुबे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इनसे कहिए पहले तो माफी हिमाचल की जनता से मांग ले, जहाँ 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में देने की बात थी, वादा थी, आज नहीं कर पाए। अरे तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, पेंशन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ये क्या बात करेंगे? राजस्थान में जब तक इनकी सरकार रही बेरोजगारी में नंबर 1 रहा। ये वो जहाँ गए, जिस प्रदेश में गए वहां बंटाधार कर दिया। चलिए, अब आप एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी पे हमला नहीं कर पाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि अभी तक जितनी लेटरल एंट्री आपने की है उसमें कितने तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, लगातार कर रही है। बताइए आप यहाँ पे बैठ के कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी है? मैं आपको चुनौती देता हूँ कि जितने लेटरल एंट्री के थ्रू आपने सेक्रेटरी बने उसमें कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी? एक लाइन में पूछ रहा हूँ, हिमाचल में कितनी नौकरी दी, जरा डिटेल बता दो। हिमाचल में जितने वादे कितने कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरे कर रहे हैं। हमने किसानों की ऋण माफी की बात की थी, हम कर रहे हैं। जरा बता दीजिए, की बात की थी, हम वहां कर रहे हैं। अब यही दिक्कत है दुबे जी की, जब उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाते हैं तो हिमाचल भागते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में पकड़ा केरल में इतनी भी नियुक्तियां हुई है, चाचा भतीजा की इनका असलियत सामने आ गया। उत्तर प्रदेश के मामले में बात कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट परमवीर जी आखिरी कमेंट, मैं चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हूं, बस एक आखिरी कमेंट। सर, मजबूत लग रहा है या 50-50 का मुकाबला लग रहा है? बताइए ना।
मुकाबला है, लेकिन एक विचारधारा काम कर रही है जो 90s में काम करती थी ना, कि मंडल वर्सेस कमंडल का एरा, उसको लाने की कोशिश की जा रही है। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले गाजा में और युद्ध चल रहा है, तो नसरल्ला हिजबुल्लाह कमांडर जब मरते हैं तो उनके लिए यहाँ भी भारत में कई जगहों विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो हमें करना क्या है कि एक समुदाय को तो हमें गाजा तक एक रखना है, और बाकी एक समुदाय को हमें SC ST OBC अगड़ा पिछड़ा क्षेत्रीय सब में करना है। तो ये मंडल वर्सेस कमंडल को इनेक्ट करा जा रहा है, कि सोचा जा रहा है कि उससे कुछ काम बन जाएगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जनता समझदार है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में होता है। चलिए देखते हैं पीडीए या हिंदुत्व का मुद्दा जो कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये एक मुद्दा जो चल रहा है ये आ भी रहता है, क्या रहता है, क्योंकि जो लोकल इश्यूज हैं तो वो कहीं ना कहीं चुनावों में गौण नजर आते हैं, यानी वो पिछड़ जाते हैं। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।